नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। इस व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष में चलने वाले प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यानों में हम भारतीय संविधान एवं संविधान निर्माण के बिंदु पर चर्चा कर रहे थे, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पिछले व्याख्यानों में हमने चर्चा की कि किस तरह संविधान सभा बनी, संविधान सभा ने किस तरह संविधान के निर्माण की किन किन चरणों में संविधान को बनाया और कितना समय लगा, किन किन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था, कौन कौन सी समितियां थी। उसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पर हुआ और उस समय संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 थी। बाद में विभाजन के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में 289 सदस्य संख्या रह गई थी और उन्होंने, जैसा कि संविधान सभा ने अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट किया और 26 नवंबर 1949 तक अपना पूरा कार्य करके संविधान बना के तैयार कर दिया और 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना थी। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। इस दिन 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी परिवर्तनशील नियम, छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 स्वतः ही लागू हो गए थे और संविधान की प्रस्तावना को पूरा संविधान लागू करने के बाद लागू किया गया था। संविधान के शेष जो प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए। इस दिन को संविधान का शुरुआत का दिन माना जाता है, संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है। इस दिन को ही संविधान को लागू करने के दिन के रूप में चुने जाने का अपना एक विशेष महत्व था, क्योंकि इस दिन का एक ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि दिसंबर 1929 को जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज के दिवस के रूप में मनाया गया था और इसी दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरे संविधान को इसी दिन लागू किया गया। और इस संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 दिन के तहत भारतीय व्यवस्था चल रही थी वो समाप्त कर दी गई और संविधान सभा ने संविधान निर्माण के साथ साथ कुछ अन्य काम भी किए थे। उनमें थे कि इसने मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। इस प्रकार 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों की संविधान सभा ने टाइम लिया और उसमें इसकी 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में इन्होंने संविधान सभा ने काम किया। इस प्रकार
ये संविधान सभा जो आंशिक रूप से निर्वाचित थी, लेकिन भावनात्मक रूप से और वास्तविक रूप से इस संविधान सभा के जो सदस्य थे वो उस समय के गणमान्य, विद्वान और लगभग सभी क्षेत्र को कवर करने वाले व्यक्ति थे, जो भावनात्मक रूप से ये मान सकते हो कि देश के हित चाहने वाले थे और देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। वो सब इसमें शामिल किए गए थे। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर सुप्रू जैसे फेमस व्यक्तित्व को छोड़कर तो यूँ कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से निर्वाचित नहीं थी, लेकिन यूँ देखे तो सभी के हितों को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति इस सभा के सदस्य थे और उन्होंने गहन मंथन करके, विचार करके भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। इस संविधान के निर्माण के बाद, इस संविधान का जो निर्माण किया गया उसके बाद इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं निकल कर आती हैं। उन विशेषताएं तो भारतीय संविधान की बहुत सारी हैं, बहुत लंबा लिस्ट है उनकी, लेकिन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम संविधान की सामान्य विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इन विशेषताओं में हम बात करें भारतीय संविधान की कि जिस तरह 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, उसके ढांचे की बात करें तो इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे, जिसको यूँ माना जा सकता है कि बहुत ही बड़े संविधान के रूप में देखा जाता है। तो सर्वप्रथम इसकी विशेषता के रूप में हम पाते हैं तो सबसे पहली विशेषता इसकी है कि ये सबसे लंबा लिखित संविधान था। अब तक के जो संविधान थे इसके समय तक बनने वाले, उनमें सबसे लंबे लिखित संविधानों में भारतीय संविधान की गिनती की जाती है। संविधान जितने भी वर्ड में हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। वर्ड में लिखित संविधानों में अमेरिका का संविधान और जैसे अलिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सबसे बड़ा और विस्तृत दस्तावेज है। इस संविधान को विस्तृत बनाया, उसके पीछे अनेक कारण हैं। उसमें कारण प्रमुख है कि भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधताओं वाला देश था। इसके विस्तृत होने का ऐतिहासिक कारण भी है। भारत का शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव भारतीय संविधान पर देखा जाता है और यह अधिनियम चूँकि अपने आप में बहुत विस्तृत है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र व राज्यों के लिए एकल संविधान, जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था, लेकिन सभी राज्यों का और केंद्र की सभी विशेषताओं के बारे में इसमें समन्वय करना, इसमें शामिल करना भी इसको विस्तृत बनाने का एक कारण था। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। जो संविधान सभा थी उसमें कानून के विशेषज्ञ लीड कर रहे थे और उन कानून विशेषज्ञों के लीड करने के कारण इसमें लंबी चौड़ी व्याख्याएं की गई, जिसके कारण ये संविधान विस्तृत बना गया। दूसरा जो विशेषता निकल कर सामने आती है वो है कठोर और लचीलेपन का समन्वय। विश्व के जितने भी संविधान हैं उनमें कुछ कठोर संविधान हैं, कुछ लचीले संविधान हैं। कठोर और लचीले संविधान से तात्पर्य यहाँ संविधानों के संशोधन होने के नियमों से लेते हैं। कुछ संविधान ऐसे हैं जिनको बहुत कठोर माना गया है, जिनके नियमों में परिवर्तन करना की प्रक्रिया है वो बहुत कठिन है, इसलिए उनमें सामान्य तौर पर परिवर्तन नहीं हो पाते। उनमें परिवर्तन के लिए लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। कुछ संविधान ऐसे हैं जिसमें सामान्य कानून निर्माण प्रक्रिया के द्वारा भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारत के संविधान में इन दोनों विशेषताओं को शामिल किया गया है। ना तो इतना कठोर बनाया गया है, ना इतना लचीला बनाया गया है। समय पाने पर कुछ विशेषताएं ऐसी हैं, जैसे संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तन करने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया है और सामान्य आवश्यकता पड़ने पर कुछ ऐसे संशोधन भी है जो कानून निर्माण जैसी सामान्य, इस प्रकार कानून निर्माण होता है या कोई सामान्य विधेयक पारित होता है उसकी तरह भी कुछ नियमों में संशोधन किया जा सकता है। भारत का संविधान न तो लचीला है न कठोर है, बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान है। कुछ उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत, जो भी
ज़्यादा हो उससे किया जा सकता है। कुछ अन्य प्रावधानों में संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान कठोर और लचीले का समन्वय है। सरकार का जो रूप है भारतीय संविधान का वो संसदीय है। ये अपने आप में भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो सरकार की व्यवस्था की गई है उसका रूप संसदीय है। विश्व में अनेक तरह की सरकारों के रूप प्रचलन में हैं, लेकिन भारतीय संविधान में जो सरकार के रूप की व्यवस्था की गई है उसका रूप संसदात्मक है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली को नहीं अपना के ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया। संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिनिस्टर के रूप में उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की कई विशेषताएं हैं। वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका, बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के साथ कार्यपालिका को संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, जबकि ब्रिटेन में जो उत्तराधिकारी है वो राजतंत्रात्मक है, उत्तराधिकारी व्यवस्था है। किसी भी संसदीय व्यवस्था में चाहे वह भारत की हो अथवा ब्रिटेन की हो, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, जैसा कि राजनीति के जानकार इसे प्रधानमंत्री सरकार के नाम से कहते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में जो सरकार का रूप है वो संसदीय है। इसी प्रकार इसकी अगली प्रमुख विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनात्मक आदि। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्य की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, अन्य और भी हैं। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इससे दो अभिप्राय हैं। पहला कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं। दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नलिखित नाम दिए गए हैं, जैसा कि एकात्मक भावना के संघ, अर्थ संघ, बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स कहते हैं, जैसा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनविल ऑस्टिन भारतीय संघ को कोऑपरेटिव संघ कहते हैं। आइवर जेनिंग्स इसको फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इस तरह आज हमने इन भारतीय संविधान की 5 विशेषताओं के बारे में चर्चा की। आगे के व्याख्यान में हम इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।